ओके, स्टार्ट करते हैं अपना मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर में हम लोगों ने लीड कर लिया था। मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य में हम लोगों ने कल लास्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के बारे में देख लिया था। ये भी समझ लिया था कि कैसे बाजीराव द्वितीय के टाइम पे उसके चाचा रघुनाथ राव ने ब्रिटिशर्स के साथ में हाथ मिलाया और ब्रिटिशर्स के साथ में हुए युद्ध एंग्लो मराठा वॉर कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, कौन कौन से छत्रपति हुए और कौन कौन से पेशवा हुए उनके नाम लिख देता हूँ और उसके बाद उसकी कहानी आगे कंटिन्यू शुरू करता हूँ। ठीक है, तो जो हमने छत्रपति देखे थे, छत्रपति, पहले छत्रपति कौन हुए? शिवाजी के बाद संभाजी की मृत्यु के बाद, अरे वो राजा राम कहाँ है क्या? राजा राम, फिर उसके बाद राजा राम मर गया, उसका बेटा शिवा, और फिर आते हैं साहू राज, ये छत्रपति हुए साहू जी महाराज। अब देख, साहू जी महाराज के टाइम में हमने देखा कि पेशवा का जो पोस्ट रहा वो छत्रपति से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ना। बालाजी बाजीराव ने संगोला की संधि के द्वारा सारा का सारा गोला अपने अंडर कर लिया, यानी सारा का सारा पावर अपने अंडर कर लिया था। हम यहाँ पेशवा का देख लेते हैं, और पेशवा किसके टाइम से शुरू, मतलब कि मजबूत पेशवा शुरू होंगे। देख, पेशवा शिवाजी के टाइम से ही थे, लेकिन उस वक्त छत्रपति का दबदबा ज़्यादा हुआ करता था, इसलिए उन सब पेशवा के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है या उतना नहीं पूछता है। लेकिन जब साहू जी आए, साहू जी के टाइम में छत्रपति का जो दबदबा था वो धीरे धीरे कम होने लगा और पेशवा का दबदबा बढ़ने लगा, इसलिए यहाँ से हुए जो पेशवा हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, साहू जी के समय में अगर हम बात करें, साहू जी के समय में पहले पेशवा कौन थे? लालाजी विश्वनाथ। लालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका बेटा बाजीराव मस्तानी वाला, बाजीराव प्रथम भी कहते हैं। ठीक है, फिर बाजीराव की मृत्यु के बाद का बेटा बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव ने संगोला की संधि के द्वारा यानी संगोला पैक्ट के तहत सारी शक्तियां किसको खुद ले ली, यानी पेशवा को मेन बना दिया और छत्रपति के पोस्ट को खत्म कर दिया। यानी अब जो राजा बनता था वो कौन बनता था? पेशवा बनता था। ठीक है, अब देख, ये जो बाजीराव प्रथम था, बाजीराव प्रथम के टाइम ही साहू जी ने मराठा एम्पायर को 5 भागों में बांट दिया था, है ना। साहू जी ने मराठा एम्पायर को 5 भागों में डिवाइड कर दिया था, है ना, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। जिसमें से हमने देखा था जो पेशवा हुआ करता था उसे पुणे वाला एरिया मिला था, जो गुजरात था गायकवाड़ को, मध्य प्रदेश वाला जो इंदौर था सिंधिया को, नागपुर भोसले को, है ना, और ये नीचे वाला एरिया जो था वो मध्य प्रदेश और मराठा के ऊपर वाला जो सेक्शन था वो होलकर को, ग्वालियर, ग्वालियर सिंधिया को था और इंदौर होलकर को था, बरोबर।
तो ये 5 रीजन थे, इसको याद रखना, क्योंकि जब अंग्रेज पेशवा को हराएंगे तो सारे रीजन पर कब्जा करने के लिए उन्हें इन सब के यहाँ के जो मेन मेन रहेंगे, जैसे सिंधिया होगा, सिंधिया घराना होगा, होलकर होंगे, भोसले होंगे, इन सब के पास जा कर के इन सबसे भी तो दुश्मनी लेनी होगी, तभी तो पूरा मराठा एम्पायर आएगा इनके कब्जे में अंग्रेजों के। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना, अभी आगे बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, ओके। उसके बाद बालाजी बाजीराव ने जब सारा का सारा पावर अपने अंडर ले लिया, यानी अब राजा बनने लगे पेशवा। बालाजी बाजीराव के बाद अगला पेशवा कौन आया? माधव नारायण राव। नारायण राव। उसके बाद नारायण 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 राव। और उसके बाद माधव राव द्वितीय। और लास्ट बाजीराव। देख, माधव राव के समय से ही कौन पीछे पड़ गया था? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव। और यही रघुनाथ राव किससे जाकर के हाथ मिलाया? ब्रिटिशर्स से। और ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के जो है अब खुद पेशवा बनने के लिए कई सारी लड़ाइयाँ करवाता है। तो पहली एंग्लो मराठा वॉर होगी माधवराव के समय, जब माधवराव को मार दिया जाएगा। और फिर दूसरी और तीसरी मराठा एंग्लो वॉर होगी बाजीराव द्वितीय के टाइम। और पूरा का पूरा जो मराठा साम्राज्य रहेगा, अगर देख राजा कमजोर तो मराठा साम्राज्य कमजोर की नहीं। इस वक्त पेशवा राजा के पद पर है पेशवा। बाजीराव अगर कमजोर हो गया तो पूरे जो पांचों एरिया है, चाहे वो होलकर हो, गायकवाड़ हो, है वो सब के सब कमजोर हो जाएंगे, है ना। तो बाजीराव द्वितीय के टाइम 2 युद्ध हुए मराठा और अंग्रेजों के बीच में, जिसके कारण पेशवा पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है। और कमजोर होने के बाद इनसे कई सारी पैक्ट की जाती है ब्रिटिशर्स के बीच में कि कौन सा एरिया हमारा होगा, तुम कहाँ पर रहोगे, कहाँ पर नहीं रहोगे। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे पूरा का पूरा एरिया अंग्रेज खुद कब्जा लेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, जब भी कोई युद्ध हुआ होगा, कोई भी बैटल होता है, तो बैटल में एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। तो हार और जीत के बाद एक संधि होती है, अलायंस होती है, ट्रिटी होती है कि नहीं? हाँ, और उस ट्रिटी के तहत डिसाइड किया जाता है कि हमारा एरिया कौन सा होगा और तुम्हारा एरिया होगा या नहीं होगा, या तुम हमारे अंडर ही काम करोगे। ठीक है, तो इस एंग्लो मराठा वॉर में पूछता है कि पहला जो एंग्लो मराठा वॉर था वो कौन से पेशवा के टाइम हुआ, और वो एंग्लो मराठा वॉर था वो कौन से संधि के तहत खत्म हुआ। ठीक है, अब देख, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो एंग्लो मराठा। कुल कितने वॉर हुए थे? 3। पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ किसके टाइम में? पेशवा थे कौन? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। मराठा वॉर इस समय पेशवा थे माधवराव। माधवराव, ठीक है। और ये जो पहला एंग्लो मराठा वॉर था, ये खत्म होता है सलाबाई की संधि के द्वारा, यानी सलाबाई पैक्ट। ठीक है, सलाबाई
बाई पैक्ट, एंड हुआ सला बाई पैक्ट। क्या कहेंगे? सला बाई की संधि। ठीक है, सला बाई की संधि के द्वारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ, जिसमें कौन मारा गया? माधव राव द्वितीय को मार दिया जाता है। ठीक है, माधव राव द्वितीय मार दिया जाता है। उसके बाद सेकंड जो लास्ट पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय, उनके टाइम में दो हुए युद्ध एंग्लो मराठा। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, तो मराठा वॉर, पेशवा कौन रहेंगे? है बाजीराव। अब देख यहाँ पर जो संधि होती है, पैक्ट होता है, सला बाई, बाई पहले में था, तो ब से याद रखना, ब से बसीन, बसीन पैक्ट, बसीन पैक्ट। ठीक है, बसीन की संधि, बात समझ में आया? बसीन की संधि के द्वारा जो है पेशवा का काफी सारा यानी पुणे का काफी सारा एरिया कब्जा लेता है। कौन? अंग्रेज कब्जा लेता है, और बाजीराव को मारते नहीं है, बाजीराव अभी जिंदा रहता है। ठीक है, हाँ, लेकिन बैटल होने की वजह से बहुत सारा एरिया हार जाता है बाजीराव द्वितीय। उसके बाद इन्हीं के टाइम में फिर तीसरा वॉर होगा, थर्ड बैटल एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, और ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेज पुणे तक पहुंच जाएंगे, और वहां पर पैक्ट साइन होगा, पुणे पैक्ट। एंड हुआ ना पैक्ट, पूना की संधि। ठीक है, पूना की संधि, और पूना की संधि के द्वारा सारा का सारा जो पुणे वाला एरिया रहता है वो कौन कब्जा लेगा? अंग्रेज, ब्रिटिश। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ना बहुत आगे तक की सोच रखते थे। वो लोग को लगा कि अगर मैं अभी ये मराठों को यहाँ से मार दूंगा पूरी तरीके से, तो पेशवा को तो मार दूंगा, लेकिन यहाँ की जनता विद्रोह कर देगी, और हम लोग 10,000 है, जनता लाखों में है यहाँ पर, हम लोग उनके सामने तो टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया? माधवराव को मारा, अरे बाजीराव को मारा नहीं, बाजीराव को गर्दन पे तलवार रखा और कहा, बेटा बाजीराव, ये लो पेपर और यहाँ साइन मारो। ठीक है, साइन मारो, और इस पे हम लिखेंगे कि मैं बाजीराव द्वितीय अपने आप से इस मराठा साम्राज्य को छोड़ करके जा रहा हूँ। तो अंग्रेजों ने कहा, देखो महाराज, आप चुपचाप से यहाँ से चले जाओ कानपुर, कानपुर में जगह था बिठूर, वहाँ चले जाओ, हम आपको हर साल पेंशन देते रहेंगे, जिससे आपका गुजर बसर जीवन अच्छा चलता रहेगा। आप यहाँ रहोगे, युद्ध में हार चुके हो, ठीक है, जनता आपको वैल्यू देगी नहीं, कहीं से चौथ मिलेगा नहीं, सरदेशमुखी मिलेगा नहीं, आपका जो रेवेन्यू होगा नहीं। बेहतर है आप यहाँ से कानपुर शिफ्ट हो जाओ, हम आपको पेंशन देते रहेंगे साल भर पर, जितना आपको यहाँ से अपने एरिया से कलेक्ट होगा। ठीक है, हाँ, तो ये भी बाजीराव सोचा ठीक ही है, हार चुका हूँ, ये लोग सही ही बात कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों का प्लान क्या था कि अगर सोच 10-20 साल तक तू पहले अपने इस गांव में रह रही है, गांव में तुझे सब लोग जान रहे हैं, अगर तुझे कुछ होता है तो गांव के लोग एक बार इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन तुझे उठा करके अगर मैं भेज दूं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में कोई जान रहा है? अंडमान निकोबार में 4 साल 5 साल तक रहने के बाद अगर अंडमान निकोबार में तुझे कुछ हो जाता है, तो तेरे गांव में लोग उसका कुछ प्रदर्शन करेंगे कि अरे रे उसको हो गया, कुछ तो हो गया, हमारी जो कि महारानी थी, कुछ करेंगे ऐसा? और अंग्रेज यही चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि
कि धीरे धीरे राजा से जनता का मोह तोड़ दिया जाए, यानी जो जनता अपने राजा के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए क्षमता रखती है, वो क्षमता उनसे हटा दिया जाए। इसलिए अंग्रेज क्या करते, किसी को भी उस अपने एरिया से उठा करके किसी दूसरे एरिया में भेज देते। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को कहां भेज दिया? नागपुर नहीं रे, कानपुर, यूपी में। ठीक है, यूपी। ब्रिटिश। सेंट बाजीराव द्वितीय कहाँ पे? पिठूर। कहाँ है? कानपुर। कानपुर। ऑन पेंशन। पेंशन बात समझ में आई? तो उन्हें पेंशन पर क्यों भेजा, ये भी बात क्लियर हो गई। ओके, उसके बाद जब वो वहाँ पर गए, कानपुर में रहने लगे पेंशन लेकर के, तो कई साल बाद उनके अपना खुद का कोई लड़का नहीं था बाजीराव द्वितीय का। बाजीराव ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, उसका नाम था ढोंढू पंत। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने किसे अडॉप्ट किया? ढोंढू पंत को। बाजीराव adopted ढोंढू पंत। ठीक है, ढोंढू पंत। इन्हीं ढोंढू पंत को नाना साहब कहा जाता है। ठीक है, नाना साहब। अब देख, जब ये ढोंढू पंत को अडॉप्ट किया, ढोंढू पंत धीरे धीरे बड़े हुए, इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाजी राव द्वितीय की। अब बाजी राव द्वितीय की मृत्यु हो गई, तो जो पेंशन मिलना चाहिए वो ढोंढू पंत को मिलना चाहिए। अंग्रेजों ने कहा अब हम पेंशन नहीं देंगे। ढोंढू पंत कहे भाई हम खाएंगे क्या? अब्बू को देते थे, हमारे पिताजी को देते थे, हमको भी दो, हम राजा हैं, हम काम वाम थोड़ी करेंगे। अंग्रेज बोले वो हम नहीं जानते, बस बहुत दे दिया तुम्हें पेंशन। ठीक है, तो ढोंढू पंत का क्या, नाना साहब का क्या बंद कर दिया गया? पेंशन बंद कर दिया गया। और तू जब 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेगी तो तुझे वहां पर दिखेगा कि 1857 की क्रांति में कानपुर से लीडरशिप बने थे नाना साहब। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इनका पेंशन बंद कर दिया था। बात समझ में? ब्रिटिश स्टॉप्ड पेंशन। ठीक है, उन्होंने पेंशन बंद कर दिया। और फिर इसी पेंशन के चक्कर में 1857 में नाना साहब कहाँ से लड़ेंगे? कानपुर से। ठीक है, तो वो तो मैं 1857 में बताऊंगा ही, है ना। तो यहाँ तुझे याद रहना चाहिए ना कि अच्छा क्या सिनेरियो हुआ था, कि कान यहाँ पर कैसे मराठा आ गए थे महाराष्ट्र से उठ करके, है ना। तो तू देखेगी जो बाला साहब ठाकरे वगैरह थे, इन सब का एक जो फैमिली बैकग्राउंड मिलता है वो बिहार वहार से मिलता है बहुत हद तक। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मराठों को यहाँ से महाराष्ट्र से कानपुर यूपी तक भेज दिया था किन लोगों ने? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने। ठीक है, अब देख, यहाँ से कानपुर भेज दिया। कानपुर इधर थोड़ी है, इधर है। ठीक है, यहाँ पर भेज दिया किसे? बाजीराव द्वितीय को। बाजीराव द्वितीय को। बाजीराव बाजीराव द्वितीय का अडॉप्टेड सन का क्या नाम था?
ढोंडू पंत का असली नाम था ढोंडू पंत। ढोंडू पंत। ठीक है। अब बता, यहाँ ये यूपी में है बाजीराव, मतलब कि ढोंडू पंत, यहाँ इन्हें कोई दो झापड़ मार भी देगा तो महाराष्ट्र में उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। वही अगर ये महाराष्ट्र में होते और महाराष्ट्र में कोई कुछ बोल देता, ब्रिटिश कुछ कह देते, तब लोग जनता विद्रोह करती कि नहीं करती। अब जैसे ये तू शिवाजी को महाराष्ट्र में उल्टा सीधा बोल के देख, लोग फोड़ डालेंगे तेरे को। यूपी में जाके तू कुछ बोल, बिहार में जाके, बंगाल में जाके बोल, कोई वैल्यू देगा इतना? नहीं देगा, है कि नहीं। तो ये अंग्रेज जानते थे कि अगर इसी एरिया में मैं यहाँ के राजा को मार देता हूँ या पूरी तरीके से ज़्यादा सप्रेस कर देता हूँ तो जनता विद्रोह कर देगी और हमें लंबे समय तक राज करना है, लंबे समय तक यहाँ से एक्चुअली में पैसा लूटना है। राजवाज तो इनका गया भाड़ में, इनका मेन मकसद था पैसा लूटना, है ना। तो इसके लिए ये लोग ये पॉलिसी अपनाते थे। अब देख, इन्होंने पूना का एरिया छीन लिया, किससे? मराठों में कौन? पेशवा। पेशवा छीन लिया गया उनसे। अब यहाँ पर जो अदर एरियाज हैं, जैसे दौर हो गया, ठीक है, फिर ये तेरा क्या बोलते हैं उसको, ये वाला एरिया क्या था? ग्वालियर। ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर हो गया। उसके बाद तेरा ये नागपुर हो गया, ठीक है, नागपुर हो गया ये। उसके बाद तेरा ये जो वडोदरा हो गया, है ना। यहाँ का भी एरिया तो कब जाना पड़ेगा। तो देख, अब अंग्रेज देख क्या करते हैं, मैं लिख देता हूँ। पहला पूना, दूसरा इंदौर, तीसरा ग्वालियर, ग्वालियर, चौथा नागपुर, नागपुर, और पांचवा वडोदरा, वडोदरा। देख, पुणे में कौन रहते थे? पुणे का एरिया किसके अंडर था? पेशवा के, पेशवा के अंडर था। इंदौर होलकर, होलकर। ग्वालियर सिंधिया। नागपुर भोसले, भोसले। और वडोदरा देख, पूना को जीतने के लिए उन्होंने पेशवा के साथ पूना की संधि करी, पूना पैक्ट। हाँ। उसके बाद इंदौर को जीतने के लिए इन लोगों ने होलकर के साथ संधि करी, ठीक है, होलकर के साथ। अब ये सब जो एरिया है ना, इसी एरिया के नाम पर ही इनकी संधि हो गई। जैसे नागपुर की संधि भोसले के साथ, इंदौर की संधि होलकर के साथ, सिंधिया की संधि ग्वालियर के साथ। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ कहेगा कि इंदौर पैक्ट। इंदौर को जीतने के लिए कौन सी संधि हुई? इंदौर पैक्ट। ग्वालियर के लिए ग्वालियर पैक्ट। नागपुर के लिए नागपुर पैक्ट। अब देख, पूछेगा कि ये जो 5 मराठे साम्राज्य थे, 5 अलग अलग एरिया थे, इनमें से कौन सा एरिया था जिससे अंग्रेजों ने कोई संधि नहीं की थी, कोई अलायंस नहीं किया, कोई पैक्ट साइन नहीं किया? तो वो था गायकवाड़। गायकवाड़ ने अंग्रेजों से बिना लड़े ही अंग्रेजों की अधीनस्था स्वीकार कर ली, ठीक है। अंग्रेज जैसे ही इन लोगों ने, गायकवाड़ ने देखा, बाप रे बाप, इन लोगों ने पैक्ट वैक्ट साइन कर लिया है,
मारी मारा हो रहा है, हम अंग्रेजों के साथ जाकर के खुद ही बोल देते हैं भैया हम आपके अंडर रहेंगे, हमको जो कि कुछ मत करो। ठीक है, तो गायकवाड़ ने अंग्रेजों के साथ थोड़ा भी झड़प उड़प नहीं किया, वो सीधा उनके सबऑर्डिनेट हो गए। और इसके वजह से जब कोई बिना कुछ कहे ही तुम्हारे अंडर आ जाए तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, कोई संधि वंधि करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे कोई पैक्ट नहीं हुआ, नो पैक्ट। बात समझ में आया? और ये बिना लड़े ही किसके अंडर आ गए थे? ब्रिटिशर्स के। ठीक है, एक्सेप्टेड ब्रिटिश सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट विदाउट वॉर। बात समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? और इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा मराठा एम्पायर था वो किसके अंडर चला गया? ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया। इतना क्लियर है? अब हम कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में समझ लेते हैं। देख, यहाँ पर मराठा एम्पायर का सारा चीज खत्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मराठा एम्पायर में जो मिलिट्री थी, मिलिट्री मिलिट्री दो तरीके की मिलिट्री थी। मिलिट्री मिलिट्री जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे पास इन्फंट्री बटालियन है, ठीक है, आर्मी में। ठीक है, उसके बाद जो कि एयर फोर्स है, और उसके बाद तेरा नेवी वाले भी हैं, है कि नहीं? तो वहाँ पर भी जैसे मैंने बताया था कि शिवाजी ने कोलाबा में क्या एस्टेब्लिश किया था? नेवी। नेवी, ठीक है। उसके बाद इनके यहाँ पर दो मेन आर्मी होती थी, एक पैदल चलती थी और एक घोड़े पर चलती थी। ठीक है, तो जो पैदल चलता है उसे हम कहते हैं इन्फंट्री। पैदल को इंग्लिश में कहते हैं इन्फंट्री, इन्फंट्री। लेकिन वहां पर इसे इन्फंट्री न करके पागा कहते थे, पागा, पागा, पागा। तो कहेगा कि अ, मराठा एम्पायर में पागा क्या था? तू सोचते रह जाएगी, पागा, पागा। तो वहां दिया रहेगा ऑप्शन में इन्फंट्री बटालियन, तो मार देना इन्फंट्री को। ठीक है, पागा क्या क्या था? इन्फंट्री बटालियन, यानी पैदल सैनिक थे, उन्हें पागा कहते थे। और दूसरे होते थे घुड़सवार। घुड़ सवार, घुड़सवार को कहते थे कवेलरी, है ना? तो हम अपनी भाषा में यहाँ कहते हैं कवेलरी। ठीक है, वहां पर ये जो घुड़सवार थे वो दो तरीके के थे। घुड़सवार कैसे थे? दो तरीके के। एक घुड़सवार थे जो हमेशा उपस्थित रहते थे, उन्हें कहते थे परमानेंट। और एक घुड़सवार थे जो जरूरत पड़ने पर युद्ध के टाइम बुलाए जाते थे, उन्हें कहते थे टेम्परोरी। तो जो परमानेंट घुड़सवार थे, परमानेंट, इन परमानेंट घुड़सवारों को कहा जाता था बरगीर। बरगीर क्या कहते थे? बरगीर। ठीक है, और जो टेम्परेरी हुआ करते थे, टेम्परोरी, तो टेम्पोरेरी, इसे कहते थे सिलहदार। सिलहदार, ठीक है, क्या कहते थे? सिलहदार। ना क्लियर हुआ? मिलिट्री कितने टाइप की थी? कौन कौन सी? इन्फंट्री और कैवेलरी।
कैवेलरी को कितने भागों में बांटा गया था? कौन कौन से? परमानेंट को क्या कहते थे? बरगीर। और टेम्परेरी को? सिलहदार। ठीक है, सिलहदार है। तो ये हमारे पैदल इन्फेंट्री है। और ये नीचे है कैवेलरी। इतना क्लियर हुआ? अब देख, जब ये पूरा का पूरा ये मराठा एम्पायर जब अंग्रेजों के अधीन चला गया, तो महाराष्ट्र के जंगलों में ना कुछ अंग्रेज और ये मराठा सोल्जर्स ना छुपे हुए रहते थे, छोटी छोटी टुकड़ियां बना करके। और ये छोटी छोटी टुकड़ियां छापा मार यानी गोरिल्ला मेथड का इस्तेमाल करके अंग्रेजों से सारा का सारा चीज लूट लिया करते थे, या अंग्रेजों से अपना पूरा एरिया छीनने की कोशिश करते थे। ठीक है, इन छोटे छोटे सोल्जर्स की टुकड़ियों को पिंडारी कहा जाता है। हाँ, पिंडारी। तूने वो मूवी देखा है एक, सलमान खान की एक मूवी है, इसमें कहते हैं हम पिंडारी है, पिंडारी। हाँ, तो कहेगा पिंडारी क्या हुआ करते थे? पिंडारी, पिंडारी जो थे ये मराठा सोल्जर थे, ग्रुप ऑफ मराठा सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ मराठा सोल्जर्स। ठीक है, ये कहाँ रहते थे? लिव्ड इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। ठीक है, महाराष्ट्र के जंगलों में ये रहते थे। किस मेथड का यूज करते थे? गोरिल्ला और गोरिल्ला और क्या ना, एक फिर अंग्रेज इससे बहुत परेशान हो गए थे इन लोगों से, तो अंग्रेजों में एक आया वॉरेन हेस्टिंगस। वॉरेन हेस्टिंगस आया, पूरी पिंडारियों का खात्मा कर दिया। ठीक है, तो कहेगा पिंडारियों का नाश करने वाला। लॉर्ड हेस्टिंगस कहो या वॉरेन हेस्टिंगस? हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये क्या कर दिया? कंप्लीट एंड ऑफ पिंडारीज कर दिया, कंप्लीट एंड ऑफ पिंडारी। ठीक है, पिंडारी। अब देख, एक हिस्टोरियन था मिल्कन ग्रे नाम का। मिल्कन ग्रे ने कहा पिंडारी सैनिक नहीं, पिंडारी मराठों के पाले गए कुत्ते थे। ठीक है, तो कहेगा कि मिल्कन ग्रे ने पिंडारियों की तुलना यानी कंपैरिजन किससे किया है? मिल्कन ग्रे क्या था ये? हिस्टोरियन। इसने कंपेयर किया पेयर्ड पिंडारी विथ डॉग्स। बात समझ में आई? ना क्लियर हो गया? अब देख, अब हम समझते हैं कि इस मराठा साम्राज्य में जो पोस्ट था, पोस्ट क्या क्या पोस्ट हुआ करते थे? जैसे एक, सबसे ऊपर हुआ करता था राजा, और राजा को उस समय क्या कहते थे? छत्रपति।
है ना। सबसे ऊपर क्या होता था? किंग को कहते थे छत्रपति। छत्रपति, पहले छत्रपति कौन बने? शिवाजी। ठीक है। उसके बाद राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट आता था पेशवा। पेशवा क्या हुआ करता था? समझ लो, प्रधानमंत्री की तरह। पीएम। ठीक है, पीएम की तरह हुआ करता था। तो इस जो राजा के अंडर 8 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप हुआ करता था, उसे क्या कहते थे? अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। इन अष्टप्रधानों में सबसे हेड कौन होता था? पेशवा हेड होता था। मैं यहाँ लिख दूंगा तो समझ में आएगा तुझे, बता चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पूजा पाठ करवाते थे, शादी कब होगी, इन सब के बारे में देखते थे, यज्ञ करवाते थे, वो होते थे पंडित। और पंडित का पोस्ट होता था, उसे कहते थे पंडित राव। पंडित राव। पंडित राव। पंडित राव क्या देखता था? रिलीजियस मैटर। रिलीजियस मैटर। पंडित राव यानी पंडित राव से, पंडित से ही समझ में आता है पंडित होता होगा। ठीक है। फिर इनके फाइनेंस वगैरह, ट्रेजरी वगैरह को संभालता था, इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसे कहते थे आमात्य या मजूमदार। आमात्य, या इसी को क्या कहते थे? मजूमदार। ये क्या होता था? फाइनेंस मिनिस्टर। बात समझ में आया? फाइनेंस मिनिस्टर को क्या कहते थे? आमात्य। आमात्य। इनके एक राज्य से दूसरे राज्य में जो बातचीत होगी, जो ट्रेड होगा, ठीक है, जो टैक्स लिया जाएगा, उन सब के बारे में देख रेख करता था उनका फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उसे कहते थे सुमंत। सुमंत ना। बाजीराव मस्तानी में कहता है सुमंत साहब। फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, राजदूत की तरह। राजदूत नहीं, फॉरेन अफेयर। हाँ कह सकती है, एक तरीके से राजदूत ही तो होते थे, दूसरे देश में जाते थे। हमारे यहाँ से भी जो जाते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस तहत। ओके। उसके बाद जो इनके आर्मी वगैरह को देखता था, आर्मी का सबसे हेड हुआ करता था, उसे कहते थे सरी ए नौबत। सरी ए नौबत। सरी ए नौबत। ये किसका हेड होता था? आर्मी। आर्मी हेड होता था सरी ए नौबत। बात समझ में आया? सरी ए नौबत ना। क्लियर है? जैसे समझ कह सकती है तू, डिफेंस मिनिस्टर हुआ करता था इनका। ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ स्पाई में कौन आ जाता है? रॉ। वैसे ही वहां पर होता था वाक्यान्विस। 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 वाक्यान्विस क्या रहता था? रॉ। स्पाई। ठीक है। वाक्यान्विस जैसे रॉ की तरह होता था स्पाई। ठीक है। उसके बाद यहाँ जो पोस्ट वगैरह ले जाता था, डाक या डाक लाया, उसको कहते थे पिटनिस।
फिटनेस, फिटनेस, फिटनेस क्या करता था? पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन को क्या कहते थे? फिटनेस। और आखिरी होता था जज वगैरह को कहते थे न्यायाधीश। न्यायाधीश, न्यायाधीश को क्या कहते हैं? ये यूडीजी। ठीक, समझ में आ गया इतना सारा स्टोरी? मिलिट्री के बारे में बता दिया हमने, कौन कौन से ट्रीटीज हुए उनके बारे में बता दिया, लड़ाई हुई एंग्लो मराठा वॉर उनके बारे में बता दिया, सारे के सारे मराठा एम्पायर में हुए छत्रपति के बारे में बता दिया, पेशवा के बारे में बता दिया। ठीक है, अब मैं एक लास्ट में ग्लिम्स देना चाहूँगा, जैसे पूरा का पूरा अगर एक फैमिली ट्री की तरह अगर मैं दिखाऊं तो तुझे समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ तो एक जो मेजर मेजर कहेगा कि सबसे लड़ाकू पेशवा कौन था? अरे छत्रपति कैसे पेशवा होगा, पागल है क्या? पेशवा नहीं, सबसे लड़ाकू पेशवा था बाजीराव। ठीक है, बाजीराव सबसे लड़ाकू पेशवा था। समझे? हाँ, बाजीराव लड़ाकू, ये जो है ना तलवार लिए, यही बाजीराव है। ठीक है, और ये है जो एकदम गुलाब गुलाब फूल उल लिए हैं, ये है शहाजी भोसले। ठीक है, शहाजी भोसले के बेटे कौन है? शिवाजी। ठीक है, और शिवाजी के बाद अगर हम देखें तो संभाजी का थोड़ा सा देख लेते हैं कौन है। हाजी, अब ठीक है, तो ये सारा का सारा पोस्ट हो गया, तुझे समझ में आ गया? पोस्ट में कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद ये रहे सारे उनके फोटोज, जैसे पहले मराठा साम्राज्य में जो सबसे पहले वर्कर थे, यानी जो काम करते थे गोलकुंडा और बीजापुर के अंडर में, शहाजी भोसले। शहाजी भोसले के बेटे शिवाजी। ठीक है, और शिवाजी के बाद जो बेहतरीन छत्रपति हुए, छत्रपति संभाजी, और संभाजी के बाद साहू जी। साहू जी के समय में, साहू जी के समय में तीन तीन पेशवा हुए। पेशवा जिसमें बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, ये और बालाजी बाजीराव, ये तीन मुख्य पेशवा थे, जिनके कारण साहू जी के समय में पूरे मराठा का सबसे बड़ा क्या हुआ? एक्सपांसन हुआ। ठीक है, इसलिए साहू जी को क्या कहते हैं? सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। एक्चुअली में अगर छत्रपति में पूछेगा सेकेंड फाउंडर कौन, तो इन्हें कहेंगे, लेकिन अगर पेशवा में कह देगा तो बालाजी बाजीराव, है ना? क्योंकि बालाजी बाजीराव ही कटक से अटक तक ले गया था पूरा का पूरा, और उसी के समय में क्या हुआ? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये हो गए कौन? बाजीराव, सबसे लड़ाकू पेशवा बाजीराव, और बाजीराव की ये मलिकाइन, दूसरी वाली मस्तानी, ये पहली वाली काशीबाई। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य खत्म होता है, और आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे।